सभी छात्रों को नमस्कार। शहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आज की इस शैक्षणिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी जिनमें इकाई 21 जिनका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस इकाई के लेखक हैं जिनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, जिनका जन्म सन 1911 और निधन सन 1987 में हुआ है। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। यानी आधुनिक हिंदी जगत की बात की जाए तो उसमें यह प्रमुख कवि रह चुके हैं। उनका जन्म 9 मार्च 1911 कसाया यानी कि कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911 से लेकर 1915 तक का समय उन्होंने लखनऊ में बिताया। बाद में कुछ समय के लिए श्रीनगर और जम्मू में रहे थे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। तब जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था तो उसमें भाग लिया और उसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन किया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में उन्होंने काम किया। अग्नेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। यानी कि उन्होंने जितने भी साहित्य की रचना की है उनमें एक विद्रोह का रूप हमें देखने को मिलता है। उनका उपन्यास है शेखर एक जीवनी, प्रेमचंद्र के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। यानी कि जो प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखा है गोदान, उनके बाद दूसरा किस उपन्यास का नंबर आता है तो वो है शेखर की एक जीवनी। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन में के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कार किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिगास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभामयी उनकी प्रमुख काव्यकृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। तो ये है हमारे इस सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन जी का परिचय। अब इस इकाई की जो बात की जाए तो क्रांतिकारी शेखर का जीवन, उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है और शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्र की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला है नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी की बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में बताए गए। यानी यह जो शेखर है, शेखर को विदेशी वस्तुओं के प्रति घृणा थी। वो अपने स्वदेशी भाषा को ही समझ में उसको आता था। सन 1940 में गांधी जी ने देश के असहयोग आंदोलन आरंभ किया। स्वदेशी आंदोलन भी इसी का एक हिस्सा था। इसके अंतर्गत सभी विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना था। इस पाठ में नायक शेखर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा और इस पाठ में उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब हम इस इकाई के बारे में पढ़ेंगे। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। असहयोग यानी कि सहयोग न देना, यानी कि जो गांधी जी का एक आंदोलन था, वह आंदोलन की एक लहर आई और उसमें देश बह जाता है। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब
नहीं वह बह पाया, तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। यानी कि खेना यानी कि नाव को पानी में आगे जाना। चेष्टा, चेष्टा का अर्थ होता है प्रयत्न। यानी कि शेखर ने भी उसमें बहने की प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं बह पाया। फिर उन्होंने क्या किया, तो जैसे नाव को पानी में आगे ले जाते हैं, ऐसे ही अपने आप को आगे जाने के लिए प्रयत्न करने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। यानी कि उनके पास जो विदेशी कपड़े थे वो उतार कर रख देता है। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने और मिलने जाना छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। अब उनको एक घृणा हो गई, नफरत हो गई विदेशी वस्तु के प्रति। तो ये शिखर ने क्या किया, तो शिखर अब बाहर घूमने जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसको पहनने के लिए जो 2-4 मोटे देसी कपड़े थे, उसके लिए जब भी बाहर जाना था तो इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं थे कि वो बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समावेत पुकार उस तक पहुंचती। समावेत यानी कि सामूहिक। तो यहाँ बताया है कि उनको क्या पुकार सुनाई देती थी, तो गाधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। मुंह काला होना मुहावरे का अर्थ है, जिनका अर्थ होगा बदनाम होना। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गाधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। यानी कि घर से अनुमति थी, इजाज़त नहीं थी बाहर जाने के लिए, उस पर नियंत्रण था, और उसकी वजह से वह आगे नहीं जा सकता था, और कुछ कोई मार्ग ढूंढने के लिए उसे प्रेरित करना यानी कि उत्साहित करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। यानी अब क्या किया, दोपहर का वक्त था, घर में कोई नहीं था, अपनी माँ थी लेकिन वह ऊपर के कोठे में बैठी हुई थी। तो शेखर ने सभी के कमरे में से विदेशी कपड़े इकट्ठे किए और नीचे खुली जगह में ढेर लगा दिया। फिर लैंप लेकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। यानी कि तेल का पीपा नौकर के पास रहता था, वहाँ जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह मिट्टी का तेल लाता है और वह कपड़े पर छिड़कता है और आग लगा दी, और उस कपड़े को क्या करता है, आग लगा देता है। आग एकदम भभक उठी। भभकना यानी कि भड़कना। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा, यानी कि प्रसन्नता आई, उनको आनंद आया। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर गाने लगा, गाधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन देर रात का हो गया। माँ आई लेकिन वह तब तक बहुत देर हो गई थी, और जो कपड़े हैं वो जलकर राख हो गए। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा थी, यानी कि नफरत थी। उसने देखा कि हमारे नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। यानी हमारे नस नस में उनका विदेशी का अधिकार हो गया है, आतंक यानी कि भय भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा। यानी कि घर में जो उनके दो भाई हैं, उनके पिताजी उनको कहते थे कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, लेकिन उनको बचपन से ही अंग्रेजी बोलना जानते थे और हिंदी अभी सीख रहे थे। उसकी जो पहली आया कौन थी, तो क्या ईसाई थी, यानी कि क्रिश्चियन थे, और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला जो गुरु था, जिनके साथ उसे दिन भर बिताना होता था,
एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ा था कुछ नहीं। यानी कि उनके बचपन जी जो आया थी वो भी अंग्रेजी जानती थी क्योंकि ईसाई थी। जिनके साथ दिन भर रहता था वो भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं, लेकिन दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता ही था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही हमारी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। यानी कि शेखर को मन में प्रश्न होता है कि जब जो बात हम बचपन से सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है, जो हम सबसे पहले सीखे वही हमारी मातृभाषा है, तो हम बचपन से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अंग्रेजी हमारी मातृभाषा हुई और विदेशी उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। यानी कि उनको आत्माभिमान को धक्का लगता है। क्या करता है? जिसे मैं घृणित समझता हूँ, जिसे मैं नफरत करता हूँ, उसे विदेशी को माँ कहने को बाध्य होना, इनके विवश होना। ऐसी विदेशी अंग्रेजी भाषकों में माँ कहने में विवश था। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। धीरे धीरे उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया और साथ साथ में उनके जो अंग्रेजी शब्द है वो अपने से दूर करता गया। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और उनकी जो आदतें थे वो आदतें में से वो विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगता है। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गादे के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। अब वो एक नाटक लिखने को आरंभ करता है। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसीलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। यानी जो भी नाटक की वो रचना करता है उस नाटक में अपने जीवन में घटित जो घटना है उनके खेल की स्मृति यानी कि याद अभी तक उनके मन में थी, वो लिखने को आरंभ करता है। इसलिए उसमें उसको कठिनाई नहीं होती। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। यानी कि प्रस्तावना तो जेम तेम लखी काढ़ी, लेकिन जब थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा था उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। देखो नाटक का आरंभ कैसे होता है। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न। यानी शेखर को किसी तरह अपनी राष्ट्रभक्ति और गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी थी। इससे उसके लिए उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया, जिससे कि राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई। यानी बचपन से गांधी जी सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था, उसी ढांचे पर उसका यह नाटक था। कैसा? तो इसमें स्वाधीन लोकतंत्र भारत दिखाया गया था, जिसके राष्ट्रपिता कौन? महात्मा गांधी थे। और सिद्धि के लिए साधन क्या ना, तो कि अनवरत बुनाई और विदेशी माल और मनुष्य को परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। यानी कि यहाँ कहते हैं कि उसे जिसके गांधी जी प्रेरित सारी बातें, जिनमें कताई बुनाई विदेशी भाषा का बहिष्कार आदि भी दिखाई गई थी। नाटक की प्रतिलिपि परित्याग करना और जब भी कोई अपने दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था, अपने ऊपर शेखर की प्रतिमा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर। शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। तो बाधाहीन यानी कि बिना किसी रुकावट से, प्रतिभा यानी कि तेजस्वी बुद्धि, स्थूल यानी कि मोटा, अनवरत यानी कि लगातार, यानी कि लगातार वो नाटक दिखता है और अंत में नाटक का अंत आता है। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी साहित्य से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों से नीचे रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्न की गति उसे अभी याद थी।
इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। यानी कि उन्होंने जो भी नाटक लिखा वो किसी को बताता नहीं था, क्योंकि उसने वह पहला नाटक लिखा था जो उसकी अमूल्य रत्न थी। जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। जब भी वह कहीं जाता था तब अपने मन में एक ही प्रश्न, एक ही बात लेकर जाता था कि मैं शेखर हूँ और मैंने एक अपूर्व नाटक की रचना की है और उस नाटक का लेखक हूँ मैं चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी के सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है, स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। यानी कि मैंने खुद किसी की सहायता के बिना अपने एक नाटक का निर्माण किया है। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। यानी कि एक दिन अपने पिता के साथ वो दोनों जा रहे थे। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम से बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता कुछ पीछे। यानी कि जब भी वो रेलवे स्टेशन पर गए और रेलवे स्टेशन में अपने ट्रेन आने की थोड़ा वक्त था, तो पिता और पुत्र दोनों वेटिंग रूम में के बाहर टहल रहे, यानी कि घूम रहे हैं। शेखर के पिता आगे है, शेखर कुछ आगे है और पिता उसके पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? यानी कि उन्मुख होना, यानी कि सामने आना। यानी कि इतने में ही एक लड़का शेखर के सामने आता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देख लिया। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता है। शेखर को पहले तो शेखर ने क्या किया, तो उसको सिर से पैर तक देख लिया, और लड़के ने क्या, तो कि एक अच्छा सूट पहना था और सिर पर एक अंग्रेजी टोपी रखी थी। लेकिन उसने जो बात की थी उसकी बात में क्या, एक अहंकार यानी कि अभिमान था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बातें करते वह झिझकता था। यानी कि एक तो यही समस्या थी कि शेखर ने अपमान प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसके पिता उसके साथ थे। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यानी कि उस लड़के को समझ में आता है कि मेरे सामने करने वाला यहाँ ऐसा कोई लड़का है नहीं। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसके तनिक और रोब में कहा, माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल? यानी कि मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। यदि उसके पिता उसके साथ न होते तो उसका उत्तर तो नहीं देखते, लेकिन हिंदी में कुछ अवश्य कहता। पिता के क्रोध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देता। यानी कि क्रोध स्वर में वो कहता है अपने पिता कि उसने वो सामने वाले लड़के को बताने के लिए कहता है कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देता। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। फिर शेखर को उनके पिताजी बुलाते हैं। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? यानी कि तू जवाब क्यों नहीं देता? क्या तेरा मुंह टूट गया था? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। यानी कि बेअदबी अशिष्टता करने से वो बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। यानी यहाँ शेखर के जीवन के बारे में जो उनके बचपन के जो प्रसंग यहाँ बताए गए हैं, यानी शेखर जो अपने देश के प्रति जो उनकी प्रेम है और विदेशी वस्तुओं के प्रति, विदेशी भाषा के प्रति जो उसकी घृणा है, यहाँ उसके कुछ अंश दिए गए हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो सभी छात्र, हमारे इकाई 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन जो यहाँ पूर्ण होता है। अब हम इसके शब्दार्थ और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें पहला शब्दार्थ है शैशव। उनका अर्थ होता है बचपन। बोलबाला यानी कि अति प्रसिद्ध।
अनुमति, अनुमति का अर्थ होता है सहमति। अंकुश, अंकुश का अर्थ है नियंत्रण। परित्याग, परित्याग का अर्थ है बहिष्कार। मुहावरे का अर्थ है मुंह काला होना, यानी कि बेइज्जती होना या तो बदनाम होना। दूसरा है ध्रुणा होना या तो नफरत होना। आगे है बाध्य होना, यानी कि विवश होना। स्वाध्याय है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? उत्तर, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देसी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। दूसरा प्रश्न है, शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? तो शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। आगे, शेखर ने आग कैसे जलाई? उत्तर, शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। चौथा प्रश्न, शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? तो अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? आगे, प्रश्न नंबर 2, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? उत्तर है, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए, उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। दूसरा प्रश्न है, शेखर के नाटक का विषय क्या था? उत्तर है, शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियाँ और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। आगे, अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? उत्तर है, अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था। वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा, इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पांचवा है, शेखर उत्तर न देने में चौथा है, पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर को क्या कहा? उत्तर है, शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि यह बालक शेखर को अंग्रेजी से अनभिज्ञ समझे, इसलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? पांचवा प्रश्न, शेखर उत्तर न देने में कैसे बच गया? उत्तर है, शेखर अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर में एकदम चुप रहा। पिता इस बारे में शेखर से उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। छठा प्रश्न है, घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा, क्यों? बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर चुप्पी साध ली थी। इसके पिता को क्रोध के साथ दुख भी हुआ था। घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़की बुद्धू है, किसी के सामने उनका मुंह भी नहीं खुलता। आगे ही सविस्तार उत्तर लिखिए। पहला है, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? उत्तर है, महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे।
विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई थी। इसीलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई थी। दूसरा प्रश्न है, शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? उत्तर है, शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव में अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। तीसरा प्रश्न है, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है, शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित था। उसे विदेशी मात्र से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना आरंभ किया। शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी। साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था। इसीलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। चौथा प्रश्न है, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया और क्यों? तो सभी छात्र, आपने जो यहाँ अभी जो प्रश्न आपने देखा वो प्रश्न शेखर के नाटक लिखना कब आरंभ किया और क्यों, उसका उत्तर था। ठीक है, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है जिसकी वजह से ये जो मैंने जो उत्तर बताया है यह चौथे प्रश्न का उत्तर था। अब हम तीसरे प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो शेखर एक कोमल मन का किशोर था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता था। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्रा से घृणा हो जाती थी। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता था। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना स्वीकार करता है पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। आगे विलोम शब्द दीजिए। पहला है सहयोग, तो उनका अर्थ है असहयोग। दूसरा है विदेशी, तो स्वविदेशी। तीसरा बाहर, तो उसका है भीतर। दुश्मन, तो दोस्त। अंकुश, तो निरंकुशता। समानार्थी शब्द लिखिए। अनुमति, तो आज्ञा। कष्ट, तो तकलीफ। निरंतर, तो लगातार। और आज़ाद, तो स्वतंत्र। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह काला होना यानी बदनाम होना। वाक्य है, बुरे कर्म करोगे तो मुंह काला होगा ही। तो सभी छात्र, इसके साथ स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। आपको इसकी PDF भी भेजी जाएगी, उसमें देखकर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो उसके साथ हमारी इकाई 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन यहाँ पूर्ण होती है। इसके साथ आज का वीडियो भी यहाँ हम पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।